ठीक है। तो हम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे थे। फिर मैंने आपको ये डिफरेंस बताया कि कैसे कंस्ट्रक्शन में, पहली बात तो हम कंप्रेशन मेंबर पढ़ रहे थे, और कंप्रेशन मेंबर यार डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि हो सकता है, अगर मैं अपनी कंस्ट्रक्शन की बात करूं, तो हो सकता है आपका कंप्रेशन मेंबर, पहली बात तो कंप्रेशन मेंबर सिंपल सी बात है यार, जिस पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा वो हो गया कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, वैसे हम इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हो सकता है कि हमारे पास कोई भी कंप्रेशन मेंबर या तो आरसीसी का हो, या किसी मेटल का हो, या हो सकता है वुड का भी हो, मतलब अलग अलग मटेरियल का हो सकता है कंप्रेशन मेंबर। आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, कंप्रेशन मेंबर क्या है भैया? सिंपल सी बात है, वो मेंबर जिस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ हो उसके दोनों एंड्स पर। ठीक है, मान ली बात। तो हमने डिस्कस कर लिया कि भैया क्या क्या होता है कंप्रेसिव मेंबर। ठीक है, अब सब्जेक्ट का नाम क्या है? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। अगर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का नाम है, दैट मींस मैं वो ही स्ट्रक्चर्स पढ़ूंगा एटलीस्ट मेरे इस सब्जेक्ट में जो कि स्टील के होंगे। मैं वो ही टॉपिक्स लूंगा जो, या वो स्ट्रक्चर्स कंसीडर करूंगा जो कि स्टील होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली बात यह है कि सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, तो दैट मींस हमें वो ही मेंबर एनालाइज करना है। देखो, आपके दिमाग में ये कभी भी नहीं रहना चाहिए कि कॉलम होता है या स्ट्रट होता है या बूम होता है, या जितने भी मेंबर्स हैं कंप्रेसिव, अभी मैंने जितने भी मेंबर्स आपको बोले, कॉलम बोला, स्ट्रट बोला, ये क्या है? ये सब के सब क्या है? ये सब के सब आपके कंप्रेसिव मेंबर है। तो ये आप एक चीज ध्यान रखना, या कॉलम की बात ले लो, अगर आपने अपने दिमाग में ये हमेशा डाल लिया कि कॉलम हमेशा स्टील का ही होता है, तो नहीं होता। पोस्ट, मैंने आपको पोस्ट बताया था, स्टेंशन बताया था, तो आप समझ रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर कंप्रेसिव मेंबर स्टील का हो, बट हाँ हमारे सब्जेक्ट में स्टील स्ट्रक्चर्स है तो हम स्टील के मेंबर ही पढ़ेंगे, तो इनका तो बात हम करेंगे नहीं। तो हम बात कर रहे थे स्टील स्ट्रक्चर्स की, और उसी स्टील स्ट्रक्चर में मैंने आपको कंप्रेसिव मेंबर बताया था जिसका नाम था कॉलम, और मैंने आपको बताया आपकी इस यूनिट में हम कॉलम को ही ब्रीफली पढ़ेंगे। और कौन सा कॉलम? कॉलम तो आप आरसीसी में भी पढ़ते हो, बट हम आरसीसी कॉलम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। हम आरसीसी कॉलम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। हम कौन सा कॉलम पढ़ेंगे? ओनली स्टील कॉलम, ओनली स्टील कॉलम। अब मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताता हूं, जो कि मैं अपने लेक्चर्स में 50 बार बता चुका हूं, एक बार और बताता हूं। आपने कभी भी एक चीज सोची है, अगर मैं आपसे पूछूं डिफ्लेक्शन क्या होता है, आपसे मैं बहुत शुद्ध हिंदी भाषा में पूछता हूं डिफ्लेक्शन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर अगर मान लो इनकेस कोई बीम थी, अगर इनकेस कोई बीम थी और बीम पर लोड हुआ, और अगर बीम पर अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो सर जो इनिशियल बीम थी और ये जो फाइनल बीम थी, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हम इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। दैट मींस बीम अपनी पोजीशन चेंज कर चुकी है, जहां बीम पहले थी वहां पर बीम नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं इन दोनों के बीच की जो भी इनिशियल पोजीशन पर बीम थी और जो फाइनल पोजीशन की बीम है, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर आपको पता हो या थोड़ा बहुत याद हो, अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत याद हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डिफ्लेक्शन आप कैसे फाइंड करते थे, अगर मैं आपसे बोलूं आप जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे थे तो आप ये डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड करते थे, तो आप बोलोगे सर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एनर्जी मेथड हो गया, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड हो गया, मूवमेंट एरिया मेथड हो गया, मैकॉलेस मेथड हो गया। मैंने अभी क्या दिया, जैसे मूवमेंट एरिया मेथड है, मूवमेंट एरिया मेथड क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ध्यान से सुनना। मूवमेंट एरिया मेथड क्या बोलता है कि भैया डिफरेंस ऑफ स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम डिवाइडेड बाय EI। ये है मोर्स फर्स्ट थ्योरम। मूवमेंट एरिया मेथड से जो हम स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं, ये तो होती है मोर्स फर्स्ट थ्योरम, दिस इज मोर्स फर्स्ट थ्योरम। और मोर्स सेकंड थ्योरम क्या बोलती है? द डिफरेंस ऑफ डिफ्लेक्शन, द डिफरेंस ऑफ डिफ्लेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, द डिफरेंस ऑफ डिफ्लेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अपॉन EI। आप लोगों को, जिन लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ा, जिन लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ा, उनको ये टर्म्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होगी, कोई जरूरत भी नहीं है, मुझे आपको समझाने का मतलब भी नहीं है कि मैं आपको पूरा इसको समझाऊंगा। अभी
मकसद नहीं है मेरा इसको समझाना। ऐसे तो हम इस टॉपिक को पूरा कवर कर चुके हैं, बट अभी मकसद नहीं है क्योंकि मैं कोई डिफ्लेक्शन फाइंड नहीं कर रहा। बट मैं आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। यहां पर क्या हुआ था, डिफ्लेक्शन, और फर्स्ट वाली थ्योरम होती है स्लोप फाइंड करने के लिए और सेकंड वाली थ्योरम होती है डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, ये आपका गवर्नमेंट जॉब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है कि मोर्स फर्स्ट थ्योरम जो होती है वो किस चीज को फाइंड करने के लिए यूज होती है। तो आपको ध्यान रखना है, मोर्स फर्स्ट थ्योरम स्लोप फाइंड करने के लिए यूज होती है और मोर्स सेकंड थ्योरम आपकी डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए होती है। सिंपल सी बात है। और डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है भैया, जो भी बीम थी लोड लगने से पहले वो हो सकता है हॉरिजॉन्टल हो, और हॉरिजॉन्टल ही होती है बीम तो, और लोड लगने के बाद हो सकता है उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली हो। तो जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर पर ही हो, मैं यहां पर भी ले सकता हूं, मैं यहां पर भी ले सकता हूं। मान लो ये पॉइंट सी था, तो यहां पर क्या जाता है डिफ्लेक्शन एट सी, यहां पर ये पॉइंट डी था तो यहां पर क्या जाएगा डिफ्लेक्शन एट डी। मेरे को बस ये आपको समझाने का मतलब है डिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। कोई भी थ्योरम ले लो, या फिर अगर मैं आपसे मैकॉलेस मेथड बोलूं, मैकॉलेस मेथड बोलूं, ठीक है, MACA मैकॉलेस, ठीक है, EI d2y by dx square is equals to minus mx into dx इंटीग्रेशन ऑफ। अगर मैं आपसे मैकॉलेस मेथड बोलूं, ठीक है, तो आपका मैकॉलेस मेथड का भी फॉर्मूला यही होता है ही नहीं होता, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले में कॉमन क्या है, इन दोनों फॉर्मूले में कॉमन क्या है, या फिर आप जितने भी मेथड यूज करो उन सब मेथड में कॉमन, ये जितने भी मेथड में लिख रहा हूं मैं ना, अभी आपके सामने दो मेथड लिखा, मेरा मकसद नहीं है कि मैं और भी मेथड्स लिखूं, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं पढ़ा रहा हूं। क्या आपने देखा है इन सब में कॉमन चीज होती है, देखना मैं दिखाता हूं आपको, ये आई, इन सब में कॉमन होता है आई। क्या आपने कभी भी एक चीज सोची है कि जब जब मेंबर में डिफ्लेक्शन होता है तब तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल में आ जाता है? आपने क्या कभी भी ये सोचा है कि जब जब मेंबर में डिफ्लेक्शन होता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल में आ जाता है? तो कुछ ना कुछ तो इसका रोल होगा, बिल्कुल रोल है। अब मैं बताता हूं रोल क्या है, ठीक है, इन सबको मिटा दो। तो मेरे को अभी तक आपको बस यही फील कराना था, जब भी किसी मेंबर में डिफ्लेक्शन होगा या मेंबर लोड रखने के बाद अभी पोजीशन चेंज करेगा तो कहीं ना कहीं उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल में आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल में आप एक पूरी यूनिट पढ़ते हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। देखो मैंने तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, चाहे डिफ्लेक्शन हो, हमने हर टॉपिक बहुत ब्रीफली डिस्कस करा है। मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहता हूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही डिसाइड करता है कि मेंबर का जो डिफ्लेक्शन होगा, कि मेंबर का जो डिफ्लेक्शन होगा। अब आपको समझ में आया कि जितने भी डिफ्लेक्शन के फॉर्मूलाज थे, क्या आपने आज तक सोचा कि हर जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोल में क्यों आता है? अभी मैंने आपको डिफ्लेक्शन के दो फॉर्मूले लिखे, एक लिखा मैंने आपके सामने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, और भी मेथड होते हैं, यूनिट लोड मेथड, बहुत मेथड्स होते हैं, और दूसरा मैकॉलेस मेथड। ये दो मेथड जब मैंने आपके सामने लिखे, कौन सा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और दूसरा मैकॉलेस मेथड। इन दोनों मेथड में भैया ये दोनों मेथड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के काम आते हैं, और दोनों में बड़ा बड़ा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था, बिकॉज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फेलियर। क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही आपको दर्शाता है या बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में फेलियर होगा। जैसे कि अगर आपका एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, ध्यान से देखना, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि मैक्सिमम जो कॉलम होते हैं या तो सर्कुलर रखे जाते हैं, मैक्सिमम जो कॉलम होते हैं या तो सर्कुलर रखे जाते हैं या फिर वो स्क्वायर रखे जाते हैं? क्या इसका रीजन पता है आपको? क्या इसका रीजन पता है? मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या रेक्टेंगुलर कॉलम नहीं दिए जाते, बिल्कुल दिए जाते हैं, रेक्टेंगुलर कॉलम भी दिए जाते हैं, बट जो प्रेफरेंस होती है कॉलम की वो या तो स्क्वायर होगी या आपकी सर्कुलर होगी। अगर किसी भी आप डिजाइनर से पूछोगे कि भैया तेरी प्रेफरेंस क्या है, तो बोलेगा यार सर्कुलर दे दो, स्क्वायर दे दो। क्यों?
क्योंकि ये दोनों फिगर्स इसमें डिफरेंशिएट नहीं करती। अभी बताता हूं क्या होता है। मान लो ये आपका एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, मान लो ये आपका एक रेक्टेंगुलर कॉलम है। इस रेक्टेंगुलर कॉलम की ये तो है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्स, दिस इज वाई वाई। तो ये मान लो बी है, ये आपकी ओवरऑल डेप्थ डी है, एक रेक्टेंगुलर का क्रॉस सेक्शन। ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, मैंने आपको ये क्रॉस सेक्शन बनाया है। अब आप बोलोगे सर आपने ये क्रॉस सेक्शन क्यों बनाया? क्योंकि भैया इसी क्रॉस सेक्शन पर लोड लगेगा। इस रेक्टेंगुलर फिगर के 6 फेस है, 6 फेसेस है। दिखाऊं? 1 2 3 4 5 6। इस रेक्टेंगुलर कॉलम के 6 फेसेस है। फिर आप बोलोगे सर आपने यही वाला एरिया, आप बता रहे हो सर ये वाला एरिया आपने बनाया है कि ये विड्थ है और ये डेप्थ है। वो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि लोड कॉलम में इसी एरिया पर लगेगा, कॉलम में लोड इस एरिया पर नहीं लगता है। कॉलम में लोड हमेशा, अगर ये कॉलम की लेंथ है तो कॉलम में लोड अलोंग द लेंथ लगता है। ये लेंथ है, लेंथ कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। और वाई जिस डायरेक्शन में लेंथ होगी उसी डायरेक्शन में कॉलम पर लोड लगेगा। दैट मींस अगर लेंथ वाई डायरेक्शन में तो लोड भी 100% वाई डायरेक्शन में ही लगेगा, लोड भी 100% वाई डायरेक्शन में लगेगा। और इसी को हम बीम और कॉलम से डिफरेंशिएट करते हैं। कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर। देखो कॉलम की कभी भी डेफिनेशन ये नहीं होती है कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर, कभी भी ये डेफिनेशन नहीं होती कॉलम की, ये आधी अधूरी डेफिनेशन है कॉलम की। कॉलम की पूरी डेफिनेशन क्या होती है? कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू, कॉलम इज अ वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड along the length of axis, along the length of axis। ये है कॉलम की पूरी डेफिनेशन। आप लोग जो बोलते हो ना कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर, कॉलम इज अ वर्टिकल मेंबर, ये नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर वर्टिकल मेंबर कॉलम हो। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर ये आपका एक वर्टिकल मेंबर है, आपने फ्लाईओवर देखा होगा, फ्लाईओवर पर आपका इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम बोलते हैं पियर, PIER। आपने कभी नहीं सोचा कि आप इस पियर को कॉलम क्यों नहीं बोलते? आप इस पियर को कॉलम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि कॉलम क्या होता है, आप बोलोगे सर वर्टिकल तो ये भी है, 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 फिर आपने इसको कॉलम क्यों नहीं बोला, आपने इसको पियर क्यों नहीं बोला? रीजन दोस्तों ये है, कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है और उस पर हमेशा एक्सियल टेंसाइल लोड लगा हुआ होता है, सॉरी कंप्रेसिव, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। अभी आपने टेंशन मेंबर चली गई ना, इसके मेरे दिमाग में टेंसाइल बताइए। और शायद मैंने पहले भी टेंसाइल फोर्स बोल दिया, मुझे ध्यान नहीं है। कंप्रेसिव फोर्स, कॉलम आपका, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने शायद आपको ना टेंसाइल फोर्स बोल दिया, नहीं, कॉलम आपका वो वर्टिकल मेंबर है, कॉलम आपका वो वर्टिकल मेंबर है जिस पर एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगता है, टेंसाइल नहीं। हमने टेंशन यूनिट के 20 घंटे निकाले तो अभी तक दिमाग में टेंशन मेंबर ही बैठा हुआ है, ठीक है? तो ठीक है, आप बोलोगे सर वर्टिकल तो ये भी है, वर्टिकल तो ये भी है, बट आपने इसको कॉलम बोला, आपने इसको पियर बोला। सिंपल सी बात है, कॉलम पर हमेशा एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगता है। अब आप बोलोगे क्या सर इस पर कंप्रेसिव लोड नहीं लगता? लगता है, बट एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि जो भी कॉलम है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से किसी डिस्टेंस पर आपका लोड लगा हुआ है। तो यहां पर एक्सियल लोड नहीं लगा हुआ है, यहां पर एक्सेंट्रिक लोड लगा हुआ है। चलो ये तो बहुत टाइम पास चीजें हैं, बहुत बार ये हमने एक लाख बार डिस्कस कर ली, ठीक है? और वो देख लेना मेरे मुझे लगता है कि मैंने पहले भी टेंसाइल फोर्स बोल दिया, टेंसाइल नहीं, ओनली कंप्रेसिव। अ कॉलम इज अ मेंबर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू ओनली कंप्रेसिव लोड, ठीक है? अब एक चीज ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा था क्यों आपके सेक्शन स्क्वायर और सर्कुलर होते हैं। प्रेफरेंस रखी जाती है कि स्क्वायर और कॉलम दोनों बढ़िया है। रीजन ये है, ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको कौन सा वाला एरिया बनाया हुआ है, जिस एरिया पर लोड लगेगा मैं हमेशा उस एरिया को ड्रॉ करूंगा। आप इसकी सेंट्रोइड पर एक्स एक्सिस पास हो रही है, यहां पर आई एक्सिस फाइंड कर लो। ये सेंट्रोइड से वाई आ रही है, यहां पर आपका आई वाई फाइंड करो, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है BD क्यूब बाई 12 और DD क्यूब बाई 12। BD क्यूब बाई 12 और DD क्यूब बाई 12, सिंपल सी बात है, ठीक है? मान लो ये तो मेरे याद है, देखो आपको बहुत बार बता चुका हूं मैं, ठीक है? मैं लास्ट टाइम इसको डिस्कस कर देता हूं, ठीक है? BD क्यूब बाई 12 और DB क्यूब बाई 12। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सी बात, आप बस मुझको ये बता दो, मान लो आप इमेजिन करते हैं 10 mm की पावर 4 आई और ये 6 mm की पावर 4 आई, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होती है, वो आपको दे देगा mm स्क्वायर, mm क्यूब, mm या mm की पावर 4। ये ध्यान रखना, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होती है वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो आपको पता है यार mm की पावर 4 है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत टाइम दे लिया उसमें, बहुत ज्यादा टाइम मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में दिया और हर एक सब्जेक्ट में मैंने आपको बहुत टाइम दिया। तो वैसे मेरा
बनता नहीं है कि मैं चीजों को रिपीट करूं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मेरा बनता नहीं है कि मैं ये सब चीजों को रिपीट करूं, बट ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं। जब इतना टाइम दे रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम अगर और लग जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का BD क्यूब बाई 12 फाइंड करा दो। हमने इमेजिन करा हो सकता है कि ये 6 आए या ये 10 आए, हमें उससे कोई मकसद नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो आप बोलोगे सर ये जो आई वाई में दिख रहा है ना आपको, हो सकता है आई एक्स भी कम आए, कुछ नहीं बोल रहा है इसलिए मैंने वैल्यूज इमेजिन कर ली। हो सकता है आपका आई वाई ज्यादा आ जाए, आई एक्स कम आ जाए। मैं आपसे बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों में से अभी आपको कौन सी दिख रही है, आई वाई वाई। क्या दिख रही है, आई वाई वाई। तो याद रखना फेलियर और बेंडिंग और डिफ्लेक्शन और बकलिंग विल अकर इन वाई डायरेक्शन। तो आपको समझ में आया कि हर जगह ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोल में क्यों आता है, क्यों आता है? क्योंकि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है, या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है कि फेलियर कौन सी, अब ये कौन सी कैसे लिखते हैं मुझे नहीं पता, ये कौन सी सही लिखा, कौन सी डायरेक्शन में है, ये हिंदी में गलत लिखा है मैंने, डायरेक्शन में है। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिसाइड द फेलियर विल अकर इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फेलियर होगा वो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता देगा। इसलिए जितने भी डिफ्लेक्शन वाले फॉर्मुलाज होते हैं उसमें हर जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। ये सब टाइम पास वाली बात है, क्योंकि मैं आपको 50 बार बता चुका हूं, मुझे 10 मिनट वापस वेस्ट हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। अब जब भी आप कॉलम पढ़ोगे तो एक फैक्टर होता है, ये सारी कहानी में क्यों कनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं। जब भी आप कॉलम पढ़ोगे, आपको हर जगह एक टर्म लिखी हुई मिल जाएगी, स्लेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो। अब कभी भी आपको स्लेंडरनेस रेशियो लिखा हुआ मिल जाए, कभी भी आपको स्लेंडरनेस रेशियो लिखा हुआ मिल जाए, तो आप बोलोगे सर एक बात समझ में नहीं आती, ये स्लेंडरनेस रेशियो चाहे मैं टेंसाइल मेंबर पढ़ूं, चाहे मैं कंप्रेसिव मेंबर पढ़ूं, सर ये हर यूनिट में स्लेंडरनेस रेशियो क्या करने आ जाता है, हर यूनिट में ये स्लेंडरनेस रेशियो क्या करने आता है। पहली बात तो स्लेंडरनेस रेशियो का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, कन्वेंशनल में तो ये काम आता ही आता है, हम जब कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे तो हमारा काम आएगा ही आएगा, बट हर जगह ये स्लेंडरनेस रेशियो क्यों आता है सर समझ में नहीं आती बात, हर जगह से स्लेंडरनेस रेशियो दिख जाता है। दिक्कत क्या है इसकी भैया, दिक्कत ये है द स्लेंडरनेस रेशियो विल डिसाइड द बकलिंग, BUCKLING, बकलिंग ऑफ मेंबर। बकलिंग क्या होता है, देखो जब बीम अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, जब बीम अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है कुछ इस तरीके से, तो इसको बोलते हो आप बेंडिंग की वजह से, आप बोलते हो बेंडिंग की वजह से डिफ्लेक्शन हो गया। तो सिंपल सी बात है, बीम में जब आपकी बेंड हो जाती है तो उसके लिए जो टर्म चलती है वो चलती है डिफ्लेक्शन, और जब कोई वर्टिकल मेंबर आपका बेंड हो जाता है तो इसकी जो टर्म चलती है वो क्या चलती है, बकलिंग। क्या चलती है, बकलिंग। तो याद रखना ये स्लेंडरनेस रेशियो ही वो टर्म है, ये स्लेंडरनेस रेशियो ही वो टर्म है जो कि मेंबर की बकलिंग डिसाइड करती है कि कितना ज्यादा वो बकल होगा। अब सर आप पूछोगे कि सर नहीं दिमाग में नहीं घुसा, आप ये बताओ ये चीज समझ में नहीं आई, मैं समझा देता हूं ना, मैं क्यों बैठा हूं आपके लिए, सॉरी मैं क्यों खड़ा हूं आपके लिए। जितना ज्यादा स्लेंडरनेस रेशियो किसी भी मेंबर का होगा उसमें उतनी ही ज्यादा बकलिंग होगी, जितना कम किसी मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो होगा उसमें उतनी ही कम बकलिंग होगी। दैट मीन्स द स्लेंडरनेस रेशियो, because the slenderness ratio decides the buckling of member. What is buckling? In case of beam, we can say due to bending moment beam gets deflect. That means बेंडिंग की वजह से, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से बीम आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर आप इसको भी डिफ्लेक्शन बोल रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्मली वर्टिकल मेंबर्स के लिए हम बेंडिंग डिफ्लेक्शन को बकलिंग बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल मेंबर्स की डिफ्लेक्शन, आप दोनों को कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
मैं इसको डिफ्लेक्शन भी बोल सकता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट ये टर्म मैंने आपको बकलिंग क्यों बताया, क्योंकि यार सिंपल सी बात है कि वर्टिकल मेंबर के साथ आपको बकलिंग यूज टर्म होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे बता दिया कि दिस स्लेंडरनेस रेशियो आपको हर जगह मिलेगा, मतलब ये स्लेंडरनेस रेशियो आपको हर जगह मिलेगा इन केस ऑफ टेंशन मेंबर, इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर। क्यों? क्योंकि यार देखो, चाहे टेंशन मेंबर हो चाहे कंप्रेशन मेंबर हो, मैंने आपको चीज बताई थी कि टेंशन मेंबर में भी कभी कभार रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो जाते हैं। टेंशन मेंबर में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो जाते हैं। अब ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस क्या होता है? ये रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस क्या होता है कि टेंशन मेंबर मेनली टेंसाइल स्ट्रेसेस या टेंसाइल फोर्स के लिए डिजाइन है। टेंशन मेंबर मेनली टेंसाइल फोर्स के लिए डिजाइन है। व्हाट इज कंप्रेसिव मेंबर? व्हिच इज सब्जेक्ट टू कंप्रेसिव फोर्स। व्हाट इज टेंसाइल मेंबर? व्हिच इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स। इन दोनों में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो सकते हैं। अब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का मतलब क्या होता है कि टेंशन मेंबर किस चीज के लिए डिजाइन करा गया है? ऑब्वियसली मेनली फॉर टेंसाइल फोर्स। एक टेंसाइल मेंबर टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल फोर्स के लिए डिजाइन होता है, बट हो सकता है किसी कारणवश उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस भी डेवलप हो जाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिया था, मान लो किसी टेंशन मेंबर को आप गाड़ी में अपने ट्रेलर में, जो आपका ट्रेलर होता है आपने देखा होगा ट्रक से होते हैं, पीछे से बिल्कुल खुले खुले होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेलर। मान लो ट्रेलर में किसी टेंशन मेंबर को लेकर आ जाते हैं और आपका किसी गड्ढे में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो हो सकता है कि उसमें बेंडिंग आ जाए और बेंडिंग की वजह से ऑब्वियसली बेंडिंग हो जाए, बेंडिंग से उसमें क्या डेवलप हो जाएगा? कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कभी भी अगर आपको किसी भी सिविल इंजीनियरिंग में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाना कि भैया जो इसका नेचर था, इस पर लगना क्या था? टेंसाइल फोर्स, इस पर डेवलप क्या होना था? टेंसाइल स्ट्रेस, बट किसी कारणवश इस पर दूसरा स्ट्रेस जनरेट हो गया। तो याद रखना कि हम अपने मेंबर को दोनों स्ट्रेसेस के लिए डिजाइन करते हैं। टेंशन मेंबर को हम टेंसाइल स्ट्रेस के लिए तो डिजाइन करेंगे, थोड़ा बहुत हम उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए भी डिजाइन करते हैं, ठीक है। कहानी खत्म। अब स्लेंडरनेस रेशियो का रोल क्या होगा भैया? जितना ज्यादा आपका मेंबर का स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा जाएगा, उतनी ज्यादा उसमें बकलिंग बढ़ती जाएगी। या ये बोल सकते हो, किसी मेंबर का अगर स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाती है, किसी मेंबर के स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू अगर बढ़ती जाती है, अगर किसी मेंबर के स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो उसके बकलिंग के चांस बढ़ते जाते हैं, उसके बकलिंग के चांस बढ़ते जाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको चीज बोल रहा था कि क्यों हम सर्कुलर कॉलम और स्क्वायर कॉलम को ही प्रेफरेंस देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई रेक्टेंगुलर कॉलम हुआ तो हो सकता है आपका एक डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आए, बट और हो सकता है कि उस डायरेक्शन में आपका फेलियर हो जाए। सर्कुलर कॉलम और स्क्वायर कॉलम क्यों प्रेफरेबल होते हैं? क्योंकि इसकी दोनों डायरेक्शन में इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होते हैं, चाहे स्क्वायर हो चाहे सर्कुलर हो, चाहे स्क्वायर हो चाहे सर्कुलर हो, दोनों के लिए आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई दोनों क्या होते हैं भैया जी? बराबर होते हैं। दैट मींस इसमें हमारी कोई भी वीक एक्सिस नहीं होती। जैसे रेक्टेंगुलर था और मैंने आपको यह बताया था कि भैया मान लो आई एक्स एक्स तो ज्यादा आ गया और आई वाई वाई क्या आ गया? कम आ गया, तो जिस डायरेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उस डायरेक्शन में आपका फेलियर हो जाएगा। तो क्यों हम इसको प्रेफरेंस देते हैं? क्योंकि सर्कुलर सेक्शन में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई जैसा कि क्या होता है? पाई डी 4/64, आई एक्स एक्स भी ये होता है और आई वाई वाई भी होता है। सेम स्क्वायर में क्या होता है? बी डी क्यूब तो होता नहीं है, तो ए क्यूब बाई 12 और यहां पर भी ए क्यूब बाई 12। तो इसके दोनों डायरेक्शन स्ट्रेंथ या डायरेक्शन में हम ये नहीं बोल सकते दोनों डायरेक्शन बराबर होती है, किसी में हम फेलियर का नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। कहानी खत्म, ठीक है। ये मैं भूल गया था आपसे डिस्कस करना यार, इसलिए क्योंकि मैं कभी ये नहीं, आपको पता है मैं कभी भी किसी टॉपिक को जोड़ देता हूं, क्योंकि ट्रस्ट में मेरा कभी लेक्चर प्रिपेयर्ड नहीं होता कि मुझे ये चीजें ही बोलनी है। हाँ, मुझे टॉपिक्स पता होते हैं कि मुझे क्या क्या टॉपिक्स कराने हैं, बट मेरा लेक्चर प्रिपेयर नहीं होता कि भैया मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है। तो मेरे मन में जो जो टेक्निकल टर्म्स आती रहेंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल तो हम कर ही लेंगे, इसकी न्यूमेरिकल क्या है, जब तक टॉपिक पे घुसोगे नहीं। देखो इतना तो मैं डैम श्योर हूं कि टेंसाइल मेंबर जितना स्ट्रॉन्ग आप लोगों का हुआ है किसी का नहीं हुआ होगा। हमने बहुत वो सेम हर यूनिट के साथ है, चाहे आप टेंशन मेंबर ले लो चाहे आप बोल्ट ले लो, सब आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। इसको छोड़ते हैं, मैं अपने आगे टॉपिक पर चलता हूं, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, इसको मिटा देते हैं। मैंने आपसे बोला द स्लेंडरनेस रेशियो विल डिसाइड द बकलिंग ऑफ मेंबर। जैसे जैसे मोर द वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, मोर द वैल्यू of slenderness ratio, more the value of slenderness ratio, more will be buckling, more will be buckling, more the value of slenderness ratio, more will be buckling।
जितना ज्यादा स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ता जाएगा उतनी ज्यादा बकलिंग होती जाएगा, मतलब उतना ज्यादा चांसेस है कि कम लोड पर। अब आप बोलोगे सर समझ भी नहीं बात, मान लो आपका स्लेंडरनेस रेशियो 110 है, फिर आपका स्लेंडरनेस रेशियो 400 आ गया, आपका स्लेंडरनेस रेशियो 110 है, स्लेंडरनेस रेशियो 400 आ गया, तो सेम मान लो एक कॉलम है जिसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और लोड इस पर लग रहा है 100 किलो न्यूटन, और लोड इस पर कितना लग रहा है 100 किलो न्यूटन। ध्यान से देखना, लोड कितना लग रहा है 100 किलो न्यूटन और एरिया कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर स्लेंडरनेस रेशियो आपका 110 है तो इसमें बकलिंग क्या होगी, कम होगी। और वहीं पर अगर आपका स्लेंडरनेस रेशियो, अब सेम लोड है और सेम एरिया है, सेम लोड है और सेम एरिया है, बट अगर आपका स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा हो गया, अगर आपका स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा हो गया तो बकलिंग, सेम लोड है सेम क्रॉस सेक्शन है, दैट मींस अगर आप सेम क्रॉस सेक्शन को भी रखते हो, एक और चीज निकल के आती है, एट द सेम क्रॉस सेक्शन, 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 if slenderness ratio increases, if slenderness ratio increases, buckling will increases, buckling will increases। अब मैं आपको बताता हूं क्यों, अब ये भी तो बताता हूं क्यों, तो रटना थोड़ी है कि भैया रटते हुए चलेंगे, क्यों, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो का हम रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, लैम्डा से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, effective length of member, effective length of member, effective length of member upon में radius of gyration, radius of gyration। ये रेडियस ऑफ gyration मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि रेडियस ऑफ gyration क्या होती है, और यार देखो मैं पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रिपीट नहीं करूंगा यार, है ना। हाँ मैं आपको सिंपल बता देता हूं, अब ये इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। मान लो एक कॉलम है, ये दोनों एंड इसके हिंज है, ये दोनों एंड इसके क्या है, हिंज है। अब ये आपका एक कॉलम है जिसके दोनों एंड्स आपके फिक्स्ड है, ये कॉलम के दोनों एंड हिंज थे और इस कॉलम के दोनों एंड फिक्स्ड थे। तो आपको पता है कि फिक्स सपोर्ट जब होता है तो बेंडिंग थोड़ी आगे से आगे होती है और हिंज में बेंडिंग सेम जगह से हो जाती है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई ये दोनों मेंबर की लेंथ 10 सेंटीमीटर थी, बट जो आपकी बेंडिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड एट द एंड्स। कॉलम की जो भी बेंडिंग या बकलिंग होगी वो मेनली किस पर डिपेंड करती है, टाइप ऑफ सपोर्ट्स पर, कि किस टाइप के सपोर्ट्स आपको देके रखे हुए हैं। ये आपके हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सब कुछ डिस्कस करा हुआ है कि किस टाइप के सपोर्ट्स आपके होंगे, आप ध्यान से देखना जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो इस जगह बेंडिंग यहां से लेके यहां तक हो गई थी और इस जगह बेंडिंग यहां से लेके यहां तक, या बकलिंग बोलो, बेंडिंग तो मत बोलो, बेंडिंग मूवमेंट की वजह से बकलिंग होती है, ये बोलो, है ना। तो ये आप देखो ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ सपोर्ट्स पर, ये सब किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ सपोर्ट्स पर। इस केस में आपकी लेंथ यहां से लेके यहां तक बेंड हुई है तो ये मेरी बन जाएगी एल इफेक्टिव। इस केस में आपकी लेंथ यहां से लेके यहां तक इफेक्ट हुई है, इस केस में आपकी लेंथ यहां से लेके यहां तक इफेक्ट हुई है तो ये बन जाएगी हमारी एल इफेक्टिव। तो याद रखना इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो कभी भी आपसे कोई पूछे इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, भैया सिंपल सी बात है, जहां से कॉलम मुड़ना स्टार्ट हुआ और जहां तक मुड़ा, जहां तक कॉलम मुड़ना स्टार्ट हुआ, जहां तक मुड़ा, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, उस लेंथ को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। और इन दो पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने आपको जब मैं आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा था उस टाइम भी मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, जब हमने शियर डिस्कस करा था शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो मैंने आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के क्वेश्चंस करवाए थे। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है, यार सिंपल सी बात है, चाहे बीम हो या कॉलम, जहां पर भी उसकी शेप चेंज हो गई, जहां पर भी उसकी शेप चेंज हो जाती है वहां उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे कि शेप या पोजीशन, शेप तो मत बोलो, पोजीशन, ठीक है। यहां तक तो देखो कॉलम बिल्कुल सही चल रहा था, बट यहां से कॉलम मुड़ना स्टार्ट हो गया ना, और यहां तक कॉलम मुड़ना खत्म हो गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये ध्यान रखना, जब भी आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो सिंपल सी बात है, जो स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो होता है आपका इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर बाय रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इफेक्टिव लेंथ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। अब मैं रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करता हूं। रेडियस ऑफ जायरेशन होता है आर आई अपॉन ई। रेडियस ऑफ जायरेशन भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है, बताया था यार आपको
कि जब कोई चीज रोटेट होती है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है। अरे मैं छोटा सा मैटर बताता हूँ। ये एक मेंबर है, अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एक्सिस पे होगा, तो जब ये मेंबर रोटेट होगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है, और जो नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और जो पुराना सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन, ये कहीं पर भी बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है ना, ये आपको बताया, इसलिए मैं आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं, ठीक है। अब स्लेंडरनेस रेशियो ही बकलिंग को क्यों डिसाइड करता है? स्लेंडरनेस रेशियो ही बकलिंग को क्यों डिसाइड करता है? मैंने लिखा है विल डिसाइड द बकलिंग ऑफ मेंबर, बिकॉज इस स्लेंडरनेस रेशियो में देखो यहां पर क्या दे रखा है, इस स्लेंडरनेस रेशियो में यहां पर क्या दे रखा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखो आप बोलोगे सर जब हमें बेंडिंग को डिसाइड करना ही था, जब हमें बेंडिंग को या बकलिंग को डिसाइड करना ही था, तो मैं ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कर लेता ना। जब सर मुझे बेंडिंग को डिसाइड करना ही था तो मैं ओनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिसाइड कर लेता। मुझे स्लेंडरनेस रेशियो की जरूरत क्या पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे आपका चाहे सेम एरिया हो, अब स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मेंबर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन। स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? इफेक्टिव लेंथ ऑफ मेंबर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन। तो जितनी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, जितनी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, उतना ही स्लेंडरनेस रेशियो बढ़ता जाएगा। जितनी लेंथ मेंबर की इंक्रीज होती जाएगी, दैट मीन मेंबर की जो बकलिंग होती है वो कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिसाइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड रहती है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मेंबर की जो बकलिंग है वो कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड रहती है, बट कहीं ना कहीं वो लेंथ पर भी डिपेंड होती है। और लेंथ ऑफ मेंबर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम दोनों को एक साथ कंसीडर करके क्या डिसाइड करते हैं जी? बकलिंग ऑफ मेंबर। और याद रखना, अभी देखो मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बताया था, मान लो आपका, मैंने आपको बताया कि देखो प्रेफरेंस क्या होगी हमेशा, सर्कुलर कॉलम या फिर आपका स्क्वायर कॉलम। बट इन केस अगर आपका सर्कुलर कॉलम और स्क्वायर कॉलम नहीं देके रखा हुआ है और किसी कारणवश हमको रेक्टेंगुलर कॉलम डिसाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर फिर आप क्या यूज करोगे? आई मिनिमम। अब आपने आई मिनिमम को यूज कर लिया क्योंकि भैया जिस डायरेक्शन में मोमेंट ऑफ, अब रेक्टेंगुलर कॉलम है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फेलियर हो सकता है। ऑब्वियसली बात है, रेक्टेंगुलर कॉलम में हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में फेलियर होगा। सर्कुलर और स्क्वायर में तो हमें पता है दोनों बराबर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट रेक्टेंगुलर कॉलम किसी कारणवश हमें किसी आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी जगह वगैरह की स्पेस की लिमिटेशन या कुछ भी हो, उसकी वजह से अगर हमें रेक्टेंगुलर कॉलम देना पड़ गया, तो अब हम यहाँ पर आई को नहीं रख सकते, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आई मिनिमम। एंड व्हाई विल वी यूज आई मिनिमम? बिकॉज क्योंकि जो फेलियर होता है वो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायरेक्शन में ही होगा। ये आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए, इसको लिखो जो भी मैंने आपको बताया। ये ठीक है, चलो मैं पानी पिया था, उसको लिख लो।